हेलो प्यारे बच्चों, बीएससी थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा सेकंड पेपर है जिसका नाम है रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। उसका ही हम यूनिट थर्ड का दूसरा लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हम अपने पहले लेक्चर में यह बात कर चुके हैं कि हमारे पास यस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत यस ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं। साथ ही साथ हमने यह भी समझा था कि यस ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत हमारे पास दो प्रकार से क्लासिफिकेशन किए गए थे, जिसमें हमने एक एल्कली मेटल को रखा था, दूसरे में एल्कलाइन अर्थ मेटल को रखा था। एल्कली मेटल्स के अंतर्गत हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ लिया है, उसके हम एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ चुके हैं और भी कुछ बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। ठीक है, तो अब उसी को ही कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में उसके जितने भी प्रॉपर्टीज हो सकते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस करेंगे, मतलब जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो इन्हीं दोनों पोर्शन के अंतर्गत ही आते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप सब अपनी तैयारी को सबसे बेहतर बना सकें। ठीक है, चलिए एक एक करके अब सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो भी हमारे पास नंबर होगा, अगर हम नंबरिंग करते चल रहे होंगे तो आप लोग नंबरिंग करते हुए लिख ले सकते हैं। पिछला लेक्चर अगर नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिएगा। वैसे मैं उम्मीद कर रहा हूं क्योंकि काफी बच्चे मतलब शुरू से ही लगे हुए हैं, साथ में ही पढ़ाई करते चल रहे हैं, तो अच्छी बात है। ये सारी चीजें आप सभी के लिए मैं काफी खुश हूं। ठीक है, ऐसे आप तैयारी करेंगे तो बहुत ही अच्छी तैयारी होगी। चलिए हम अगले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास अगला प्रॉपर्टी लिख लीजिए ऑक्सीडेशन। ठीक है, स्टेट, ये हमारे पास एक फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। ठीक है, वैसे एक बात मैं बता देता हूं, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, तो हमें सभी प्रॉपर्टीज पर नहीं बात करना है, हम बहुत स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज पर ही बात करेंगे, कुछ गिने चुने ही प्रॉपर्टी पर बात करेंगे क्योंकि एक्चुअली पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो देखते हैं कि करके सभी टॉपिक्स को यहां पर पहले जितना हो सके डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा तो वहां पर बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है आप सभी को। तो एल्कली मेटल्स पर अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन जो होता है वो एल्कली मेटल के अंतर्गत तो रखा जाता है, लेकिन उसे हम अध्ययन नहीं करते। वो हमारे पास एक अलग ही पोर्शन है, उसके बारे में सारी चीजें अलग ही पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन उसे हम यहाँ पर अध्ययन नहीं करते। और सिमिलरली इसी प्रकार से जो हमारे पास फ्रांसियम होता है, जो एकदम नीचे वाला एलिमेंट होता है ग्रुप का, उसे भी हम उतना तवज्जो नहीं देते, उतना उसको हम प्रायोरिटी नहीं देते, उसे हम छोड़ देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और फ्रांसियम छोड़ देंगे, लिथियम से हम जो हमारे पास लास्ट वाला एलिमेंट है उस पर ही बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर हम बात कर रहे हैं लिथियम पर, एक एक करके बात कर लेते हैं। लिथियम पर बात कर लीजिए, सोडियम पर बात कर लीजिए, या फिर पोटेशियम पर बात कर लीजिए, या फिर आप सीजियम, फ्रांसियम, रुबिडियम जो भी हमारे पास है उन सब पर ही बात कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, हीलियम एंड 2s1 मिल रहा था। ठीक है, हीलियम एंड 2s1 मिल रहा था। अब अगर इसके एक इलेक्ट्रॉन को हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यहां पर समझो, ये हमारे पास इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये हमारे पास पहला सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एंड यहां पर हमारे पास एक तीसरा सेल है। ठीक है, सॉरी, ये दूसरा सेल है, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है। ठीक है, तो दूसरे सेल में भी हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, वैसे कहीं भी हो सकता है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो ये आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि यह हमारे पास आउटर मोस्ट सेल है, तो वह न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पर होगा, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। अब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं कि लिथियम से हम लिथियम प्लस बना रहे हैं। ठीक है,
Li से हमने क्या किया, Li प्लस बनाया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे, अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया तो इसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कि इसका जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल मिलेगा या इक्विवेलेंट मिलेगा। और हीलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है हम जानते हैं कि यह हमारे पास होता है 1s2, ठीक है। और हीलियम क्या होता है, एक इनर्ट गैस होता है, इसलिए अगर हम लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है, क्योंकि यह एक नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन शो करने लगता है। और नोबल गैस जो होते हैं या इनर्ट गैस जो होते हैं वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस को रखते हैं, ठीक है, यानी कि वो स्टेबल होते हैं, ऐसे भी कहा जा सकता है। इसीलिए ऐसे ही हम सिमिलरली यहां पर भी बात करेंगे, अगर हम सोडियम से निकालेंगे तो हमारे पास नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, ऐसे ही हम पोटेशियम से निकालेंगे तो ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। ये सारी चीजें क्या पता चल रही हैं, यहां से यह बात पता चल रहा है कि अगर हम एल्कली मेटल के एक इलेक्ट्रॉन को, जो आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, उसको अगर हम बाहर निकाल देते हैं, जो हमारे पास NS1 इलेक्ट्रॉन जो है उसे अगर हम बाहर निकालते हैं तो वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है, ठीक है, और वो बहुत ही आसानी से M+ आयन बना भी लेता है, क्योंकि यह जो M+ आयन बनाता है उसमें हमारे पास जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, आयनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो एक नोबल गैस या इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है और यह एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। लेकिन अगर यही सही, जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, अब हम चाहते हैं कि एक और इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश किया जाए, ठीक है। अब हम सपोज कर लेते हैं, लिथियम वाला ही केस ले लेते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन मैं निकालना चाहता हूं। तो जब यह एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो कोई भी अगर मनुष्य स्टेबल में अपने आप को पा रहा है तो वो मतलब कंफर्ट जोन में अगर आप बैठे हैं, ठीक है, तो क्या आप कोशिश करेंगे पढ़ाई करना? जब तक एग्जाम का प्रेशर ना हो तब तक तो पढ़ाई नहीं होती वैसे भी ठीक है। लेकिन यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यह एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है या कंफर्ट जोन में अपने आराम से रिलैक्स चिल मार रहा है। अब अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को और निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगी, उसे ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ेगी। तो ऐसे सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द केसेस यह देखा जाता है या फिर कहा जाता है कि जो हमारे पास मेटल आयन हैं, जो एल्कली मेटल्स हैं, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, इन्हें हम M2+ आयन आसानी से नहीं बना सकते या फिर हम बना भी नहीं सकते, ऐसे भी कहा जा सकता है। यानी कि इनके हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते, या फिर मैं कहूं कि इनका सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है। एंड हम लोगों ने थर्ड सेमेस्टर किसमें था, हमारे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट सेमेस्टर में था, और वहां पर हमने यह भी पढ़ा था कि वो जो हमारे पास सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने समझ लिया, तो चलो अब यहाँ पर हम कुछ चीजों को लिख भी लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कुछ चीजों को बताना चाहता हूं। आप सभी बच्चों को पता है कि हम आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अब आप सभी को अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराने के लिए आप सभी के लिए पेड PDF यानी कि पेड नोट्स को लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप उन्हें परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जाइए और मैसेज करिए, वहां पर आपको सारे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग वहां से परचेस कर सकते हैं। तो अब जब इतने कॉन्सेप्ट्स को हम समझ चुके हैं तो यहां पर चलिए नोट डाउन भी कर लेते हैं। हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट में यहां पर लिख लीजिए कि द एल्कली मेटल्स कैन लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, या फिर मैं कहूं कि द एल्कली मेटल्स कैन लूज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन भी लिखा जा सकता है। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि द एल्कली मेटल्स कैन लूज देयर NS1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनिवैलेंट पॉजिटिव आयन। यह क्या करते हैं, तब इस प्रकार M+ आयन का फॉर्मेशन करते हैं। ऑलरेडी मैंने समझा दिया, तो यहां पर मैंने लिख भी दिया, ठीक है। द आयन हैज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और ये जो M+ आयन का हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि यह एक इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट अनदर इलेक्ट्रॉन, अगर हमें
सॉरी, अगर हमें यम यानी कि एल्कली मेटल्स से हमें दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी निकालना है तो इस सिचुएशन में हमें वेरी हाई एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी या एक इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन ले चुका है तो उससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, और ऑलरेडी या पॉजिटिव चार्ज भी बन चुका है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म M2+ आयन फ्रॉम एल्कली मेटल्स। इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया, आप लोग कभी भी ऐसा देखेंगे भी नहीं कि हम एल्कली मेटल्स को के पावर 2 लिखते हैं, 2+ लिखते हैं। जैसे कि अगर लिथियम है तो Li2+ बहुत रेयर चांस होता है, Na है तो Na2+ बहुत रेयर चांस होता है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कभी देखने को भी नहीं मिलता। ठीक है, तो इसलिए यहां पर मैंने लिख दिया। ओके, अब यहां पर बात करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में, क्योंकि हम जब इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कर रहे हैं यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आ चुका है। अगर हम इलेक्ट्रॉनों को इंट्रोड्यूस करते या फिर उसमें हम भेजने का प्रयास करते तो उस सिचुएशन में हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में भी बात करते, लेकिन यहां पर निकाल रहे हैं तो इसलिए हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल का भी कॉन्सेप्ट यहीं पर समझ चुके हैं। ठीक है, तो एल्कली मेटल्स हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी मैंने समझा दिया, इन देयर आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होता है। दिस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और यह जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, इज सो वीकली बाउंडेड, या बहुत ही कमजोर रूप से न्यूक्लियस से बंधा होता है विथ द न्यूक्लियस, दैट इट कैन बी रिमूव्ड वेरी इजिली, और इस वजह से इसको हम बहुत ही आसानी से खींचकर निकाल सकते हैं। जो आपसे कम, मतलब ऐसे समझ सकते हैं, वैसे समझने वाला कुछ है नहीं। चलो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम यहाँ पर हमें टाइम देने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि इन्हें हम आसानी से निकाल सकते हैं। दे हैव अ हाई टेंडेंसी टू गिव अप दिस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनिवैलेंट कैटायन। क्या मैंने कहा कि जो हमारे पास एल्कली मेटल्स होते हैं वो इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ही आसानी से लूज कर देते हैं और इस प्रकार वो यूनिवैलेंट कैटायन का फॉर्मेशन कर देते हैं। देयरफॉर, इसलिए जो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी होता है, या फिर मैं कहूं जो हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है एल्कली मेटल का, वो बहुत ही लो होता है। लेकिन अगर सेकंड पर हम बात करते हैं तो वह बहुत ही हाई होता है। एक और चीज मैं बता देता हूं, जब हम अप टू डाउन जाते हैं अपने एल्कली मेटल्स के ग्रुप में या फिर ग्रुप 1 में हम अप टू डाउन जाते हैं, तो इस सिचुएशन में हमारे सेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, साइज इंक्रीज करते जाता है। इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज करता जाता है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल न्यूक्लियस से और भी ज्यादा डिस्टेंस पर चला जाता है। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। तो अब चलिए अगले एक और प्रॉपर्टी पर हम बात करते हैं, जिसका नाम क्या है, हमारे पास है रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर में क्या होता है समझना, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जो रिड्यूसिंग नेचर होता है किसी भी एलिमेंट का, वो उसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का क्या मतलब है कि अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो हमारे पास है, मैंने यही बोला है ना कि जो हमारे पास रिड्यूसिंग नेचर होता है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि जब हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो रिड्यूसिंग नेचर घटता है, और जब रिड्यूसिंग नेचर को बढ़ाते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटता है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इस प्रकार से समझ लीजिए। और एक बात और समझिए कि जो हमारे पास एल्कली मेटल्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये एक एल्कली मेटल है और ये हाथ मेरा नहीं बल्कि ये एक चाकू है, तो हम इस चाकू से अगर इसको काटने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से कट जाते हैं। आप लोग कई बार इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह भी देखते होंगे या फिर यूट्यूब पे ही शॉर्ट्स देखते होंगे, वहां पर कई बार ऐसा दिखाया भी जाता है कि जब हम नाइफ को लेते हैं और लिथियम को अक्सर लेकर दिखाया जाता है, तो लिथियम को जब ऐसे काटने का प्रयास करते हैं बहुत ही आसानी से कटता है, एकदम सॉफ्ट मेटल्स होते हैं ये। ठीक है, और ये बहुत ही आसानी से कट भी जाते हैं, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होती। जैसे नॉर्मली हम कुछ भी काटना चाहते हैं ना चाकू से, वैसे ही कटते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने रिड्यूसिंग नेचर पर हम बात कर रहे थे, वो तो एक अलग चीज था जो मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया। रिड्यूसिंग नेचर क्या कहता है कि एल्कली मेटल्स आर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। जो हमारे पास एल्कली मेटल्स होते हैं ये एकदम परफेक्ट रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। ठीक है, और ये परफेक्ट रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं बिकॉज क्योंकि देयर
आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज आर लो, ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लिखना चाहिए था, ठीक है, लेकिन चलो अंडरस्टूड है। यहाँ पर लिख लीजिए कि बिकॉज देयर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आर वेरी लो, क्योंकि इनका जो हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो बहुत ही कम होता है। सिंस द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन टू दी ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं उनका आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज करता है, मैंने ऑलरेडी बताया। इसकी वजह से लिथियम टू सीजियम जब हम जाते हैं तो दी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी या दी रिड्यूसिंग नेचर जो होता है वह इंक्रीज करता चला जाता है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और मैं डिस्कस कर लेता हूं, वैसे ये बस एक पॉइंट के तौर पर ही लिख लीजिए, ठीक है। यहां पर मैं लिखवा दे रहा हूं कि द मेल्टिंग, ठीक है, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कली मेटल, ठीक है, एल्कली मेटल डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस एज वी गो टू डाउन द ग्रुप, ठीक है। जैसे जैसे हम ग्रुप में, ग्रुप मतलब क्या, एल्कली मेटल का जो ग्रुप है यानी कि लिथियम टू सीजियम जैसे जैसे हम जाते हैं उसका जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज करता चला जाता है। इसके पीछे का भी रीजन है, एक कोहेसिव फोर्स होता है, लेकिन कोहेसिव एनर्जी होता है, लेकिन उस कोहेसिव एनर्जी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इसे बस एक पॉइंट के तौर पर लिखवा दिया है, आप लोग इसे लिख लीजिए, ठीक है। अब चलिए इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पर हम बात करते हैं। यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गए, बहुत ही आसान से, बस एक दो बार आप पढ़ेंगे तो और भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। वैसे कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो गया होगा, याद भी। तो हम लोगों ने लगभग अपने सभी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लिया है। अब चलिए हम बात करते हैं अपने केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास सबसे पहले आएगा कि ऑक्सीजन के प्रति इनका लगाव क्या है, यानी कि ये कितने आसानी से ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, इस पर हमें बात करना है, ठीक है। तो इसमें आप लोग चाहें तो केमिकल प्रॉपर्टी लिख दीजिए, उसके बाद एक एक हेडिंग दीजिए, या फिर आप स्टार करते हुए लिखते चल सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब यहां पर समझिएगा, बहुत ही डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन के प्रति इनका क्या रिएक्टिविटी है इसको समझना है तो यहां पर हमें इस बात को समझना होगा कि हमारे पास जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो तीन प्रकार से बनते हैं। एक तो नॉर्मल ऑक्साइड बनता है, जो हमारे पास कैटायन है उसके जो हमारे पास कैटायन का जो चार्ज है, जो प्लस चार्ज इकलौता है या फिर डबल प्लस चार्ज है या फिर ट्रिपल प्लस चार्ज है, इस पर डिपेंड करेगा कि कितने ऑक्सीजन हमारे पास आकर उसे बैलेंस करेंगे, तो उसे हम नॉर्मल ऑक्साइड कहते हैं। एक होता है हमारे पास पर ऑक्साइड, जिसमें हमारे पास दो ऑक्सीजन आते हैं, बैलेंस करते हैं। एक होता है हमारे पास सुपर ऑक्साइड, जिसमें हमारे पास O2 माइनस आकर उस पर अटैक करता है और उसको बैलेंस करता है। तो ये तीन प्रकार के हमारे पास ऑक्साइड्स होते हैं और इन्हीं पर ही हमें यहां पर बात करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं कि ऑल सभी एल्कली मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, ऑल एल्कली मेटल्स हैव, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ऐसे लिखते चलिएगा, हैव स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए जितने भी हमारे पास एल्कली मेटल्स होते हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग अफिनिटी होती है, यानी कि बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली तरीके से ऑक्सीजन से ये रिएक्शन कर सकते हैं। व्हिच, और यह जो होता है, यानी कि यह जो अफिनिटी है या जो उनसे लगाव है, जो यह इनका उनसे स्नेह है, व्हिच ग्रेजुअली, ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीजेस, ठीक है, यह क्या करता है,
यह ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। क्या होता है, लिथियम टू सीजियम, या धीरे धीरे करते हुए बढ़ता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि अचानक से बढ़ेगा, ये बहुत ही ग्रेजुअली धीरे धीरे करते हुए बढ़ता चला जाता है। ठीक है। एंड अगर यहीं पर ही हम यह भी बात करना चाहते हैं कि जो हमारे पास लिथियम जो होता है, ठीक है, लिथियम फॉर्म, ठीक है, लिथियम फॉर्म करता है Li2O, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है, अगर O2 पर हम बात करते हैं तो इसमें एक ऑक्सीजन जो होता है उस पर अगर बात किया जाए तो एक माइनस चार्ज, दूसरा ऑक्सीजन भी एक माइनस चार्ज को कंटेन करता है। तो जो एक ऑक्सीजन है, सॉरी, एक ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज होता है, यह बात हम जानते हैं। तो जो एक ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज होता है, वैसे यहाँ पर O2 से मत लिंक कर दीजिएगा, नहीं तो आप लोग कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से पकड़ लेंगे। हमारे पास जो एक ऑक्सीजन होता है उस पर 2 माइनस चार्ज होता है। हम जानते हैं लिथियम पर केवल एक ही प्लस चार्ज होता है, तो एक लिथियम यहाँ से बॉन्ड बना ले जाएगा और दूसरा लिथियम यहाँ से बॉन्ड बना ले जाएगा, इसलिए Li2O बनता है। ठीक है। लेकिन अगर हम सोडियम पर बात करते हैं तो सोडियम जो होता है वो कुछ इस प्रकार से बनाता है, वो बनाता है Na2O2 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर नॉर्मल ऑक्साइड बनता है, यहाँ पर पर ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, लेकिन जब यही अगर हम यह भी बात कर सकते हैं कि अगर हम एक्सेस कर देते हैं ऑक्सीजन का, तो इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जब हम ऑक्सीजन का एक्सेस कर देते हैं तो जो हमारे पास Li होता है वह भी फॉर्म करने लगता है, Li फॉर्म Li2O2 का फॉर्मेशन करने लग जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड है, ये हमारे पास पर ऑक्साइड है। लेकिन अगर सुपर ऑक्साइड पर बात करते हैं, लेकिन जो हमारे पास पोटेशियम होता है, जो हमारे पास रुबिडियम होता है, जो हमारे पास सीजियम होता है, ये फॉर्म करते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड मतलब हो जाएगा हमारे पास KO2, ठीक है, एंड हमारे पास बनता है RbO2, एंड अगर हम सीजियम पर बात करते हैं तो यह भी हमारे पास CsO2 का फॉर्मेशन करता है। ये हमारे पास सुपर ऑक्साइड्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड और पर ऑक्साइड्स जो हमारे पास होते हैं, ये एक कलरलेस एंड, ठीक है, ये क्या होता है, ये कलरलेस होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सुपर ऑक्साइड्स पर तो ये क्या होते हैं, ये कलर्ड होते हैं। ठीक है, इनमें कलर भी पाया जाता है। आप इसे स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से देख भी सकते हैं। हम लोगों ने 4th सेमेस्टर में स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत इन चीज़ों पर अध्ययन भी किया है। ठीक है, लेकिन अगर भूल चुके होंगे, उतनी चीज़ों को नहीं समझा तो जाने दीजिए। यहाँ पर आप क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने पहले पॉइंट पर डिस्कशन किया कि ऑक्सीजन के प्रति इनका रिएक्टिविटी क्या है। अब बात करते हैं, अब चलिए इस लेक्चर के लास्ट पॉइंट पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत कम ही प्रॉपर्टीज पूछे गए हैं, वो भी बहुत लंबे समय बाद ही कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या डिस्कस किया कि अगर ऑक्सीजन के प्रति यानी कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन हमने डिस्कस कर लिया। यहां पर बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अगर बात किया जाए तो हाइड्रोक्साइड के प्रति इनका रिएक्टिविटी क्या है, एंड ये कैसे हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ये हाइलोजेंस के प्रति इनका क्या रिएक्टिविटी है, इन चीज़ों पर भी डिस्कशन किया जा सकता है। बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर हैं, लेकिन इनमें से कोई भी टॉपिक आप सभी से पूछा नहीं जाता। अक्सर यह देखा गया है कि हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यह जो हम अब अगला प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, यह लास्ट प्रॉपर्टी होगा, और अगले लेक्चर में हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की स्टार्टिंग करेंगे और यहां पर हम एल्कली मेटल्स को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी यह है हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो एल्कली मेटल्स हैं वो कितनी आसानी से OH ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसा समझिए। जैसे हमारे पास लिथियम है, ठीक है, तो लिथियम पर अगर प्लस चार्ज है और हमारे पास एक OH माइनस आता है अटैक करने के लिए, तो यह जो लिथियम होता है यह OH से बहुत ही तेजी से रिएक्शन करता है। ठीक है, अगर यहीं पर हमारे पास सोडियम है,
Na प्लस है, और इस पर अगर एक OH माइनस अटैक करने के लिए आता है तो यह लिथियम की तुलना में थोड़ा कम रिएक्टिविटी शो करता है, यानी कि NaOH थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेता है या LiOH से बनने से। ठीक है, ऐसे ही अगर हम पोटेशियम पर बात करते हैं तो K प्लस हो जाएगा। अगर हम K प्लस को OH माइनस से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास KOH बनता है, और ये इसकी तुलना में थोड़ा और टाइम लेता है। ठीक है, यानी कि जो हाइड्रोक्साइड्स का बनाने का फॉर्मेशन का जो टाइम होगा वो धीरे धीरे करते हुए जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ चले जाते हैं वो बढ़ता चला जाता है टाइम। इसका मतलब ये हो जाता है कि उनका जो हाइड्रोक्साइड्स का स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर मैं लिखवा भी देता हूं, क्या लिख देते हैं कि ऑल दी एल्कली, ठीक है, ऑल दी एल्कली मेटल्स ऑक्साइड्स, ठीक है, जितने भी हमारे पास एल्कली मेटल्स ऑक्साइड्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एल्कली मेटल होते हैं वो एक मतलब ऐसे खुले में नहीं पाए जाते, या फिर मैं कहूँ ऐसे पाए जाते हैं कि जैसे लिथियम है तो यह Li2O के फॉर्म में पाया जाता है, जो सोडियम है यह Na2O2 के फॉर्म में पाया जाता है, जो पोटेशियम है यह KO2 के फॉर्म में पाया जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जो एल्कली मेटल ऑक्साइड्स होते हैं आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिक होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिक होते हैं। ठीक है, एंड इजिली गिव्स, ठीक है, और ये बहुत ही आसानी से हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स। ओके, तो ये आप लोग रिएक्शन लिख भी सकते हैं, इसमें आप सभी के लिए। वैसे अगर आप एग्जाम में भूल जाते हैं तो ये रिएक्शन स्किप कर दीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ। एंड यहाँ पर लिख लीजिए कि एज वी गो डाउन टू दी ग्रुप, ठीक है, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ चले जाते हैं वैसे वैसे हमारे पास क्या होता है, जो अगर लिथियम पर बात कर रहे हैं तो LiOH लिथियम का हाइड्रोक्साइड्स, यहाँ पर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास रुबिडियम हाइड्रोक्साइड आ चुका है, और ये हमारे पास सीजियम हाइड्रोक्साइड्स है। ठीक है, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ चले जाते हैं इनका जो रिएक्टिविटी होता है वो घटता चला जाता है, यानी कि स्ट्रेंथ जो होता है वो घटता चला जाता है, यानी कि ये हमारे पास बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, तो ये आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया है। ध्यान रखिएगा ये सभी टॉपिक्स वैसे कभी पूछे नहीं गए हैं, लेकिन जो हमारे काम की चीज़ें हैं आगे चलते हुए ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली हैं, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को लिंक करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि जब हम P ब्लॉक के एलिमेंट या फिर D ब्लॉक के एलिमेंट या फिर F ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी लगभग यही हेडिंग्स रहेंगे और कॉन्सेप्ट भी लगभग सिमिलर होगा, बस कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो जाएंगी, जैसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट आने की वजह से वहाँ पर किस प्रकार से प्रॉपर्टीज में वेरी होता है, इन सभी चीज़ों पर भी बात करना रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ एल्कली मेटल्स आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। एल्कली मेटल में कुछ ही चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझिए कि एटॉमिक साइज क्या है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आप समझना चाहते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में समझ लीजिए और रिड्यूसिंग नेचर के बारे में समझ लीजिए। ये काफ़ी अच्छे और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
ठीक है, तो इसलिए इस लेक्चर को अब यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए। आप सभी बच्चों को पता है कि हम आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अब आप सभी को अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराने के लिए आप सभी के लिए पेड पीडीएफ यानी कि पेड नोट्स को लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप उन्हें परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जाइए और मैसेज करिए, वहां पर आपको सारे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग वहां से परचेज कर सकते हैं।